Today I would like to discuss language. लैंग्वेज सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए जहाँ जहाँ जो टीचर्स की टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केवीएस, एनी इन ऑल टीचिंग जॉब्स, vocabulary glossary is very crucial part. One who prepares glossary perfectly, really such a person must be able to crack the competition. So first of all, I would like to make it clear language can be divided into two parts. Part number 1, grammar, and the second part plus vocabulary. ग्रामर और वोकैब के द्वारा दोनों पार्ट लैंग्वेज को कवर करते हैं. लैंग्वेज तभी इन ऑल रेस्पेक्ट कंक्रीट प्रिपरेशन, सॉलिड प्रिपरेशन, परफेक्शन तभी आएगा जब आपकी ग्रामर भी मजबूत हो और वोकैब भी मजबूत हो. तो ग्रामर पहला पार्ट है, उसको तो प्रायः लोग रूल्स बार बार पढ़ करके प्रैक्टिस करके कई प्रकार से उसको टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं और बार बार प्रैक्टिस कराते हैं तो वो कैंडिडेट्स की तैयारी अच्छी हो जाती है. लेकिन वोकैब के लिए कोई ऐसा वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज सो दैट वोकैबुलरी कैन बी स्ट्रेंथन, कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग, इट इज एन अपहिल टास्क. वोकैब में क्या करें, वोकैब क्रैम करो, ट्रेनिंग करते रटो. लेकिन मैंने एक कोशिश की है, जैसे एक ये ऊपर वर्ड दिया है और इस वर्ड के आधार पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ही परीक्षा में, हर परीक्षा में. विशेष रूप से करंटली जो आप देख रहे हैं बीपीएससी, टीजीटी, इन सब परीक्षाओं में वोकैब लगभग 10 क्वेश्चन तो निश्चित है, 10 से कम नहीं आते सब मिलाकर. तो सिनोनिम्स का जहां तक सवाल है, जो सिनोनिम्स होते हैं उनमें आप कहां तक रटेंगे, और रटेंगे तो जरूरी नहीं जो रटे वही आ जाए. तो एक टेक्निक ये है कि जैसे शब्द आपने देखा उसको 2 पार्ट में उसका उच्चारण करिए और उसको मैं बोर्ड पे बताता हूं आपको कि जहां जहां IM आता है प्रायः 75% ये नेगेटिव अर्थात जो भाव होगा उसका विपरीत बताएगा. और फिर आ गया प्रीवियस, इम्प्रीवियस, इसका अटरेंस जो है इम्प्रीवियस होता है. इसका जो अटरेंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो इम और प्रीवियस. प्रीवियस माने क्या होता है, ये चूंकि एक सरल वर्ड है, प्रीवियस माने पूर्व, पहले का, और इम इसका विपरीत अर्थ लिया जाएगा. ये एक प्रीफिक्स है, IM प्रीफिक्स है. ये जो 2 लेटर हैं ये उपसर्ग है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं. तो प्रीवियस शब्द से पहले इम आ गया प्रीफिक्स के रूप में, तो ये नेगेटिव अर्थ ये लेगा कि प्रीवियस माने जो पहले का मतलब जो सहज हो, आप जिससे परिचित हो. जैसे मैं कहूं प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर आपने अनुभव किया है ना, हम आप सब प्रीवियस के बारे में जानते हैं, प्रीवियस माने जो घटित हो चुका. लेकिन इम कह रहा है यानी जिसका अनुभव आपने न लिया, अर्थात जिसमें आप अनुभव कम में न हो, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जिसमें आप अनुभव न ले पाए हो पहले, तो उसको क्या कहेंगे, ना घुसने योग्य. मीनिंग क्या दी हुई, ना घुसने योग्य. अब आप इससे इसको कोरिलेट करें, इन प्रीवियस शब्द को करें कि पेनिट्रेट एक शब्द होता, पेनिट्रेट माने प्रवेश करना, घुसना, और उसमें लगा दोगे इम्पेनिट्रेट तो भी वही अर्थ हो जाएगा, ना घुसने योग्य. यानी कि नॉट टू इंटर, नॉट टू
एबल फॉर एंट्रेंस, कुछ भी कर सकते हो अपने अपने सब बना के। अब परीक्षा में 4 ऑप्शन आएंगे, तो उन 4 ऑप्शंस में जहां जहां ये भाव आता है कि नॉट अलाउइंग टू पास थ्रू एज फार एज इन प्रीवियस इज कंसर्न, प्रीवियस माने पहला, इन माने उसके विपरीत, जो पहले आपने प्राप्त ही नहीं किया, इसका मतलब आपने जो पहले नहीं पढ़ा, पहले नहीं देखा, पहले अनुभव नहीं किया, वो सब इन प्रीवियस होगा। राइट, इन प्रीवियस माने पहले, तो पहले तो सबको पता प्रीवियस सामान्य एक अर्थ है इसका प्रीवियस का, लेकिन जैसे ही इन प्रीफिक्स जोड़ा तो पहले आपने अनुभव ही नहीं किया, तो इसका अर्थ हिंदी में जब आप कहते हैं ना घुसने योग्य, तो ना घुसने योग्य का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह में घुसने योग्य, भौतिक रूप ही नहीं है, इसका मानसिक रूप से सूक्ष्म रूप है कि जैसे मान लीजिए आपको संस्कृत नहीं आती, तो हम कहेंगे यू आर इन प्रीवियस इन रीडिंग, इन डिस्कसिंग संस्कृत, इन एक्सप्लेनिंग संस्कृत, हाउ टू रीड संस्कृत, तो यू आर इन प्रीवियस माने यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द सब्जेक्ट, तो इसलिए इन प्रीवियस सही बात। तो ये एक प्रयास है कि वोकैबुलरी में सिनोनिम्स को करने के लिए पहला काम अटरेंस को 2 पार्ट में करो, और अटरेंस को 2 पार्ट में करके उसमें देखो कि क्या कोई प्रीफिक्स है, सब जगह नहीं, जहां पर प्रीफिक्स होगा वहां पर उसका अर्थ हो जाएगा इन प्रीवियस, का मतलब इसका मीनिंग हो गया इन एनी वेट। अब पेनिट्रेशन होता है, जो पेनिट्रेशन माने प्रवेश, घुसना, अब चूहा बिल में घुसना उसमें नहीं, ये शब्द देखा जाए तो ज्यादातर उसी में आता है जिसमें आपका बौद्धिक पहुंच जिस चीज में होगा उसके लिए इसको लगाएंगे। तो इसका हुआ नॉट एबल फॉर एंटरिंग, कुछ भी कह सकते, नॉट एबल टू पासिंग थ्रू, कई प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। अब एक और वर्ड में आप देखें, दूसरा वर्ड, और उसमें भी कोशिश करें कि किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक शब्द है एमिएबल। अब मान लीजिए एमिएबल में आपको नहीं पता है मीनिंग, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एबल क्या है? एबल कहते हैं योग्य को, 2 पार्ट में बांट दिया, एमी प्लस एबल। एमी प्लस एबल, इस प्रयास में देखा आपने कि जहां जहां एमी शब्द आता है आप देख लीजिएगा, अगर एडजेक्टिव से पहले एमी आता है, अब ये आप पकड़ लीजिएगा, ये नेगेटिव कभी सेंस नहीं देगा, पॉजिटिव सेंस देगा। सेंस पकड़िए वोकैबुलरी के रूट में जाने के लिए। हाउ टू इनकलकेट विदाउट क्रैमिंग, बिना रटे कैसे मन में बिठाओ, उसका एकमात्र तरीका है कि ऐसे प्रयास जो किए जाते हैं उनको ढंग से समझो और लॉजिक लगाओ। एबल माने योग्य, और एमी का जहां जहां आता है उसका मतलब होता है मिलना जुलना। एमी का मतलब मिलना जुलना, और जो मिलना जुलने का अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंडली। यानी कि एबल है वो मिलनसार है, मिलने जुलने योग्य है, दूसरों से तालमेल कर लेता है। इसी से देखिए एमिकेबल बन गया। एमिएबल से क्या बन गया? एमिकेबल। अब एमिकेबल जो वर्ड बना, इसमें भी एमी आया, उसी परिप्रेक्ष्य में आप लेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो यहाँ एमी वहाँ ए भी एडजेक्टिव। अब कोई भी चीज जब एमिएबल हो या एमिकेबल हो,
कोई व्यवहारिक रूप से कोई इसके सेंस में या इसकी मीनिंग में अंतर ही नहीं, दोनों का अर्थ है फ्रेंडली फ्रेंडली। और देख लीजिए, अगर हम इसी को कर दें AFFIABLE एफिएबल, तो एफिएबल में भी आप दो देख रहे हैं, इधर एबल है इधर एफी है। अगर दो पार्ट में करेंगे, इतना ये कर दिया और ये, तो एफिएबल भी इसी अर्थ को लेता है। एफिएबल बारे में मिलनसार फ्रेंडली, तो एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एफिएबल सबका एक ही अर्थ है, तीनों का अर्थ है फ्रेंडली। कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधे। तो वोकैबुलरी में आपने इसको देख लिया। अब ये सिनोनिम्स में 75% कवर करेगा, लेकिन इस पर रियाज करना पड़ेगा, इस पे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे आप फट से उसी बिंदु को पकड़ लेंगे। तो ये दो शब्द आज मैंने उदाहरण के लिए दिए। अब एक और मेजर पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, और वो है इडियम फ्रेजेज। फ्रेजेज में भी वही और इडियम्स में भी, उसमें तो पूरा रीजनिंग कैसे चलाते हैं। एक दो शब्द में इडियम फ्रेजेज का, एक इडियम और एक फ्रेज का समझाने का प्रयास करता हूं, जो कि बहुत उपयोगी और बेनिफिशियल होगा इन विद अ व्यू टू एक्सीलरेटिंग योर वोकैबुलरी पावर। आप अपने वोकैबुलरी पावर को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से वोकैब को आप कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे मैंने किया, आगे एक शब्द हमने इडियम फ्रेजेज का लिया, और उस इडियम फ्रेजेज में कोई भी शब्द इडियम आप बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पे दे दिया, जो कॉमन है प्राय आप लोग देखते हैं कि एट सी, ये इडियम है। इडियम का मतलब होता है मुहावरा, और मुहावरे का मतलब है कि इसको हमने एक कोशिश की कि इडियम को चार भागों में, इसमें 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं। पांचों लेटर्स को क्या किया कि आई का मतलब होता है आयनिकल, आई फॉर आयनिकल, और डी फॉर डेफिनेशन। ये प्रचलित परिभाषा नहीं बता रहे, ये एक प्रयास से टेक्निक बता रहे हैं। फिर आई फॉर, यहां पर ले लो इसको इन, फिर ओ से ले लो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्यात्मक हो, उद्देश्यात्मक हो, और एम फॉर मैटर। अब इसका एक टेक्निक द्वारा कोई पूछे कि इडियम क्या है, तो आर्टिकल डेफिनेशन इन ऑब्जेक्टिव मैटर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिसको हम वर्णन करते हैं। सब्जेक्टिव होता है जो इनर थॉट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है जो बाह्य वर्णन। तो जिस चीज का बाह्य वर्णन मैटर माने विषय वस्तु, उसकी व्यंग्यात्मक परिभाषा को इडियम कहते हैं। हिंदी में मुहावरा। मुहावरा क्या होता है कि जो भी मुहावरा आएगा, आयरनी माने जस्ट डिपोजिट अपोजिट मीनिंग, एडवर्स सेंस निकलता है। कोई भी मुहावरा आएगा उसमें मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। आयरनी का मतलब है अपोजिट मीनिंग। अगर कोई पूछे कि आयरनी मीन्स, तो अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग का विलोम शब्द से अर्थ नहीं, अपोजिट सीक्रेट मीनिंग, जो छुपा हुआ अर्थ है उसका वो मतलब फिगरेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं। तो यहां पर हम जब इडियम हल करते हैं तो एक रीजनिंग का प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले नंबर 1, वी शुड इग्नोर लिटरल मीनिंग। नंबर 2, वी शुड अडैप्ट फिगरेटिव मीनिंग। पहले तो ये इडियम की परिभाषा फुल फॉर्म बताते हुए कोशिश की गई, फिर उसके बाद इडियम जो मुहावरा है उसको जब हम हल करेंगे तो उसमें
क्या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर लाक्षणिक अर्थ, अर्थात उसके अंतर्गत जो भाषा वाला अर्थ नहीं लेंगे, भाषा का गुण क्या कह रहा है, उसका लक्षण क्या है, वो अर्थ ले लिया। तो एट सी, सागर में, इसका हिंदी में अर्थ आया सागर में, इसको इग्नोर कर दीजिए। लिटरल मीनिंग शुड बी इग्नोर्ड। ये लिटरल मीनिंग को नहीं लिया जाएगा, नहीं काउंट करेंगे। तो किसको लेंगे हम लोग, फॉलो किसको करेंगे, फिगरेटिव मीनिंग। और फिगरेटिव मीनिंग को लिया जाएगा। फिगरेटिव मीनिंग में जो है, जब हम लोग लेते हैं तो इसमें अर्थ कैसे निकालेंगे, फिगरेटिव कहां से निकालें फिगरेटिव मीनिंग। तो फिगरेटिव मीनिंग का अभिप्राय है कि सागर की परिभाषा क्या है, सागर जो आ रहा है उसका लक्षण क्या है, फिगरेटिव लाक्षणिक अर्थ। तो सागर गहरा, व्यापक, अगाध, अथाह, लिमिटलेस, साउंडलेस, बॉटमलेस, पता नहीं। यानी सागर की था लेना, एक कहावत कही गई है, अति कठिन है। Nobody can perceive the sound of sea। सागर की था तो कहते हैं तो नदी थोड़ी। तो जब ये पढ़ रहे हैं आप, तो एट सी का अर्थ सागर, सागर को समझना कठिन है। तो जिस चीज को हम समझने में कठिनाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अरे भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या हो गए, इसमें कंफ्यूज्ड हो गए। ये मीनिंग निकल गई। यद्यपि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे परीक्षा में, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि सागर में, अर्थात कोई भी चीज, कोई भी मनुष्य सागर की मर्यादा समझ नहीं पाता, अति कठिन है, व्यापक है। तो जो चीज हमको समझ में नहीं आती उसके लिए हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड, उसके लिए कंफ्यूज कहते हैं। अब इसी प्रकार से एक फ्रेज दे करके फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट यहीं पे रुकेगा। एक फ्रेज दे रहे हैं, फ्रेज क्या होता है, इडियम की परिभाषा तो हमने बता दी। अब आइए फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब आपके कोर्स में है। फ्रेज तो अलग अलग होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, कहीं भी फ्रेजल वर्ब आएगा तो पहला वाला पद जो होगा वो वर्ब होगा फ्रेजल वर्ब में, और दूसरा वाला प्रेप होगा। प्रेप माने प्रीपोजिशन, तभी फ्रेजल का निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, वर्ब प्लस प्रेप इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। अब इस फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए आप एक फ्रेजल वर्ब हमने ले लिया, उसमें 2 का अलग अलग देना पड़ेगा अंतर। तो एक हमने दे दिया एक्ट इन, ध्यान दीजिए, और एक दे दिया एक्ट ऑन। जानिए कि समस्त परीक्षाओं में, चाहे वो अभी रिसेंटली बीपीएससी की बम्पर वैकेंसी आई है उसमें लोगों ने भरा है, और पहले जो भरा टीजीटी वगैरह, और भविष्य में जो आएगा, सब में वोकैबुलरी का विशेष महत्व है। तो वोकैबुलरी क्रैमिंग करोगे तो कहां से पाओगे, तभी दिक्कत आएगी। इसलिए टेक्निक से देखो। एक्ट माने क्या होता है, कार्य। इन माने में कोई चीज आपके ऊपर एक्ट करे, एक्ट का मतलब क्रिया। इन माने में जो मन के अंदर क्रिया करेगा, जो मन को उद्वेलित करेगा, उसको हम कहते हैं हिंदी में मन पर प्रभाव डालना। अब देखिए कितना सार्थक है, अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें तो जो भी एक्ट इनका मतलब होगा इफेक्ट ऑन माइंड, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना, एक्ट इनका अर्थ होगा मन पर प्रभाव डालना। इन माने अंदर, और एक्ट माने क्रिया। तो क्रिया किस पे हो रही, मन पे, तो एक्ट इन हो जाएगा। और ऑन माने
पर, ऊपर, तो इसलिए एक्ट ऑन का अर्थ हो जाएगा शरीर पर प्रभाव डालना। अब आप जरा देखें, शरीर पर प्रभाव डालने के लिए एक्ट ऑन और मन पर प्रभाव डालने के लिए एक्ट इन जाहिर सी बात है कि मन की बात कह रहा है, और आन माने भौतिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, इन तो अंदर है, तो वो एक्ट इन का मन पर प्रभाव डालना और एक्ट ऑन का शरीर पर प्रभाव डालना। और जो जो प्रीपोजिशन अलग अलग वर्ब के साथ बदलते जाएंगे वैसे ही उसका मीनिंग भी बदलता जाएगा। अब देखिए एक्ट अपान देखिए, एक्ट अपान में क्या होता है? एक्ट अपान में जब हम लोग बात करते हैं तो जरा अपान का प्रयोग करते हैं। अपान का मतलब होता है, मैं करके दिखा रहा हूं, कोई वस्तु ऊपर से ऐसे गिर जाए, यह है अपान। अर्थात ऊपर से नीचे गिरेगी तो अपान हो जाए, गति हो। तो जरा देखिए एक्ट अपान का, एक्ट माने क्रिया, अपान माने ऊपर से नीचे जाना। अर्थात जो चीज कोई और कहे उसका आप पर प्रभाव पड़ जाए। एक्ट तो किया लेकिन आपकी नहीं है, अप आन। जैसे मैंने इस वस्तु को अभी आपके सामने ऊपर से नीचे छोड़ा तो क्या हुआ? मुझसे गई नाल, आपसे कोई वस्तु मुझको मिले, अर्थात आप कोई सुझाव हमको दें, इसीलिए हमको क्या होता है? एक्ट अकॉर्डिंग टू अनदर्स एडवाइस। किसी दूसरे की सलाह पर जब कार्य करोगे तो एक्ट अपान हो जाएगा। हिंदी में इसको पहले हिंदी में मीनिंग इसलिए कह रहे हैं ताकि इनकलकेट हो सके दिमाग में, किसी के सुझाव पर कार्य करना। एक्ट तो करोगे लेकिन दूसरे के सुझाव पे या सलाह। अब आप देखिए तीनों में एक्ट इन मन पर प्रभाव डालना हो रहा, क्लियर। एक्ट ऑन शरीर पर प्रभाव डालना, क्योंकि ऑन माने जो वस्तु ऊपर दिखे, इन अंदर होती। एक्ट अप ऑन कहीं और से आए और तब आप हलचल में, अच्छा मेरा मित्र बहुत मेहनत कर रहा है, 4 बजे सुबह उठ करके पढ़ता है, तो आप वो जो बता रहा है ऐसे तैयारी करो टीचिंग के लिए, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इत्यादि जो टीचिंग फॉर्मेशन के लिए है, टीचिंग जॉब के लिए है, उसमें ऐसे कर रहा है और वो अनुभव भी रखता है, तो आपने उसके सुझाव पर कार्य किया तो हम कहेंगे एक्ट अपॉन। ये तीनों देखिए, इन भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, अपॉन भी प्रीपोजिशन है, और ये सेम वर्ब है लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग अर्थ देने में सक्षम है और तीनों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल, धन्यवाद। बाकी अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।